साथियों नमस्कार। सब मिलके बोलिए जय माँ सरस्वती। देखिए, टीजीटी संगीत परीक्षा 2021 में हुआ था, उसका एक मॉडल पेपर आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संगीतांजलि के लेखक कौन है? तो संगीतांजलि के लेखक जो हैं आप ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है जी, इसको जूम करते हैं। देखिए, तो संगीतांजलि के लेखक आप जान गए यहाँ पे ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है जी, संगीतांजलि के लेखक ओमकार नाथ ठाकुर हैं। ओमकार नाथ ठाकुर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार, संगीतज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध ग्वालियर संगीत घराने से है। पंडित ओमकार नाथ वर्ष 1934 में बम्बई में संगीत निकेतन की स्थापना किया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंडित ओमकार नाथ की अधिकतर रचनाओं में प्रणव शब्द मिलता है, इसलिए इनकी रचनाओं को प्रणव रंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य सप्तक के षडज का आंदोलन संख्या कितना है? तो 240। और वहीं आपसे पूछेगा मद्र सप्तक के षडज का, तो 120। ठीक है जी, और तार सप्तक के षडज का, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 360। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी के लेखक आप जानते हैं कवि लोचन है। ठीक है जी, इसका डिटेल देख लीजिए। और आप राग तरंगिणी के लेखक जान गए कवि लोचन। और देखिए, राग बसंत का जाति क्या है? आडव संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, और इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ठीक है जी, तो टोटल 12 स्वर होते हैं। आप जानते हैं 5 विकृत स्वर और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। तो षडज और पंचम जो होता है अचल स्वर होता है, और ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद ये सभी विकृत स्वर होते हैं, मतलब इनके कोमल और तीव्र रूप भी होते हैं। तो इस तरह से 5 विकृत होते हैं और 7 शुद्ध, टोटल 12 स्वर होते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राग बसंत। तो राग बसंत के बारे में आप जानते हैं, बसंत राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, और जो है इसकी जाति आडो संपूर्ण है, और इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, जाति इसका आडो संपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या कहा जाता है? द्रुत गत को, तो द्रुत गत को कहा जाता है आप रजाखानी गत। ठीक है जी, सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को रजाखानी गत कहा जाता है। ठीक है, गत से अभिप्राय ताल में बंधी हुई उन रचनाओं से होता है जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर बजाई जाती है। देखिए, रजाखानी गत जो होता है द्रुत लय में बजाई जाती है। लय के अनुसार इसकी प्रकृति चंचल होती है। इस गत में वादक को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए, रजाखानी गत को पूर्वी बाज अथवा लखनऊ बाज की संज्ञा दी जाती है। रजाखानी गत का आविष्कार रजा खान ने किया था। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर भारत संगीत में 6 छेद वाली बांसुरी होती है। ठीक है जी, जो उत्तर भारत संगीत में शास्त्रीय संगीत है, इसमें जो बांसुरी प्रयोग होता है उसमें 6 होल होते हैं, 6 छेद होते हैं। और वहीं साउथ इंडिया मतलब कर्नाटक संगीत में जो बांसुरी का प्रयोग होता है उसमें 8 छिद्र होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। सितार पर बजने वाले द्रुत लय को रजाखानी गत कहते हैं। और देखिए, गत ताल में बंधी हुई रचनाएं हैं। देखिए, रजाखानी गत को पूर्वी बाज या लखनऊ बाज कहते हैं, आपने पढ़ा है। शहनाई शहनाई सुशीर वर्ग का वाद है, क्योंकि इसको हवा से बजाते हैं। ठीक है जी,
तो सुशीरवाद में आपको बांसुरी आ जाएगा, शहनाई आ जाएगा, शंख आ जाएगा, ठीक है जी। पाश्चात्य संगीत में सुशीरवाद यंत्र को क्या कहते हैं? एरोफोन्स कहा जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भैरवी थाट आधारित राग है, तो इसमें से कौन सा राग है जो भैरवी थाट से उत्पन्न होता है? तो राग मालकोस, ठीक है जी। भैरवी थाट जनित राग मालकोस है, ठीक है जी। राग मालकोस उत्तर भारत का प्रचलित शास्त्रीय हिंदुस्तानी राग है। राग मालकोस की उत्पत्ति भैरवी थाट से हुई है और राग मालकोस को मालकंस, मालकोस आदि नामों से जाना जाता है। राग मालकोस को दक्षिण भारत में हिंडोलम कहा जाता है, ठीक है जी। इस राग को रात्रि के तृतीय पहर में गाया जाता है। यह गंभीर प्रकृति का राग है और एक पुरुष राग है, ठीक है जी। मालकोस का सम प्रकृति राग है राग चंद्रकोश, ठीक है जी, चंद्रकोश। अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, पूर्णतः संगीतमय वेद कौन है? तो साम वेद, ठीक है जी। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए साम वेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, ठीक है जी। साम वेद में संकलित मंत्र यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि के समय गायन पद्धति से पढ़े जाते हैं, ठीक है जी। मूल रूप से इसमें 99 मंत्र हैं, ठीक है जी। शेष मंत्र ऋग्वेद में संकलित हैं। देखिए साम वेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर, सितार के पहले तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम से, ठीक है जी। इसका डिटेल आप पढ़िए। इस संगीत का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए। भारत के प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, उमा शंकर मिश्र हैं, बंदे हसन है। सितार जो होता है इसमें 7 तार होता है, ठीक है जी, 7 तार होता है। सितार के तार क्रमशः मद्र मध्यम, मद्र षडज, मद्र पंचम, मद्र षडज, मद्र पंचम, अति मंद्र षडज, मंद्र प, मध्य सा और तार सा पर मिलाया जाता है, ठीक है जी। सितार के अंतर्गत तरबों की संख्या 12 से लेकर 20 तक होती है। सारिकाएं पर्दे इसमें 18 से 23 तक होती है। दाएं हाथ में मिजराब पहनकर सितार का वादन किया जाता है। दाएं हाथ में मिजराब मतलब सितार को मिजराब से बजाया जाता है। पंडित रविशंकर किस घराने से थे? तो पंडित रविशंकर किस घराने से थे आपको बताना है। तो पंडित रविशंकर सेनिया घराने से थे, ठीक है जी। सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी थे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न आपको देखना है, पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर जो है आपको मैहर घराने से थे, मैहर घराने से, ठीक है जी। पंडित रविशंकर मैहर घराने से थे। आप इसको राग मालकोस को साउथ इंडिया में हिंडोलम कहा जाता है और पंडित रविशंकर मैहर घराने से थे। अब देखिए रविशंकर, पंडित रविशंकर भारत एवं विश्व में सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में डिटेल, इनको जो है सितार का, रविशंकर ने अपने सितार का नाम क्या रखा था? सूर शंकर, ठीक है जी। रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, देखिए दिर दा रा दा बोल किस गत में प्रयोग किया जाता है? तो मस्जिद खानी गत, ठीक है जी। मस्जिद खानी गत, देखिए मस्जिद खानी गत में दिर दा रा बोल का प्रयोग होता है। गत कितने प्रकार का होता है? तो गत 2 प्रकार का होता है, मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत। मस्जिद खानी गत के आविष्कारक मस्जिद खां थे। इसे फिरोज खानी गत के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद खानी गत विलंबित लय के साथ प्रधान बजाई जाती है। मस्जिद खानी गत के लिए मुखड़े का 5 मात्राओं का होना अति आवश्यक है। इसकी बंदिश 12वीं मात्रा से प्रारंभ होती है। मस्जिद खानी गत की प्रकृति गंभीर होती है। मस्जिद खानी गत को पश्चिमी बाज कहकर पुकारा जाता है और रजा खानी गत को पूर्वी बाज कहा जाता है, ठीक है जी। वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है अख्तर पिया, ठीक है जी। अख्तर पिया के नाम से वाजिद अली शाह को जाना जाता है। देखिए वाजिद अली शाह अपने उपनाम अख्तर पिया से ठुमरियों की रचना किया करते थे। तो
इसलिए ठुमरी की उत्पत्ति स्थल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार को माना जाता है। वाजिद अली शाह के दरबार काल में ही ठुमरी गायन की अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच मिली थी। ठीक है जी। वाजिद अली शाह संगीत के अतिरिक्त नृत्य, साहित्य, कला के उत्कृष्ट प्रशंसक थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको जूम करिए थोड़ा सा। देखिए, घराने की उत्पत्ति राजपूत काल से मानी जाती है। घराने की नींव किस काल से पड़ी? तो घराने की नींव जो है राजपूत काल से पड़ी। ठीक है जी। घराने की नींव राजपूत काल से माना जाता है। देखिए, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के घरानों में आप ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, दरभंगा घराना आदि पढ़ते हैं। देखिए, सितार के तरफ की संख्या 12 से 20 तक होती है। अब देखिए, सितार में पर्दों की संख्या कितनी? 18 से 23 तक होती है। आपको राइट हैंड में मिजराब पहनकर सितार का वादन किया जाता है। ठीक है जी। गत 2 प्रकार का होता है। रजाखानी गत, तो रजाखानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है, इसको पूर्वी बाज या लखनऊ बाज कहते हैं। मस्जिद खानी गत विलंबित लय के साथ बजाई जाती है, जिसको पश्चिमी बाज या फिरोज खानी गत कहा जाता है। देखिए, गुल्लू शब्द सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुल्लू शब्द सितार से संबंधित है, हमने बताया आपको। देखिए, पर्शियन वाद्य यंत्र उद पर आधारित है सितार। ठीक है, पर्शियन वाद्य यंत्र उद पर आधारित होता है सितार। ठीक है जी। पर्शियन वाद्य यंत्र उद पर आधारित है अपना सितार। ठीक है जी। इसका पूर्व नाम सप्तश्री था, उससे विकृत होकर सितार कहा जाने लगा। ठीक है, सितार का पूर्व नाम सप्तश्री था। देखिए, मियाँ मल्हार का थाट क्या है? मियाँ मल्हार का थाट क्या है? तो मियाँ मल्हार का थाट आप देखेंगे तो काफ़ी थाट है इसमें। मियाँ मल्हार राग की उत्पत्ति काफ़ी थाट से हुई है तथा इसकी जाति आडव संपूर्ण है, मतलब आरोह में 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इसी में डिटेल इसका पढ़ लीजिए। मियाँ मल्हार की रचना तानसेन द्वारा की गई थी। यह राग वर्षा काल में वर्षा ऋतु के स्वागत में गाया जाता है। ठीक है जी। इसलिए इसको मौसमी राग भी कहा जाता है। इसे वर्षा काल में किसी भी समय गाया जा सकता है। मूलतः इसके गायन समय दिन का तीसरा पहर होता है। ठीक है जी। निम्न में से कौन सा ऋषभ और धैवत कोमल युक्त राग है? ठीक है जी। तो इसमें जो है आपका राग भैरव, भैरव में आपको भैरव थाट से उत्पन्न होता है और ऋषभ और धैवत इसमें कोमल लगता है। ठीक है। बाकी इसको प्रातः काल में गाया जाता है। अब देखिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। इसकी जाति संपूर्ण होती है। इसका यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ लीजिए। भैरव राग को संगीत की दक्षिण संगीत पद्धति में मालव गौड़ राग कहा जाता है। ठीक है जी। दक्षिण भारत में संगीत की शिक्षा का प्रारंभ मालव गौड़ से ही किया जाता है। इस राग की जाति संपूर्ण है। इसका वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर ऋषभ है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 अंग। ठीक है, चतुरंग में 4 अंग होते हैं, अर्थात चतुरंग में 1 अस्थाई, 3 अंतरे सहित 4 भाग होते हैं। ठीक है जी। चतुरंग में ख्याल, तराना, तबला के बोल, पखावज एवं सरगम शामिल होते हैं। ठीक है जी। चतुरंग गायकी ख्याल के समान ही गाया जाता है। त्रिवट में 3 अंग त्रिवट में 3 अंग वाली कविता होती है। तराना तथा पखावज के बोलों का मिश्रण होता है। ठीक है जी। त्रिवट। देखिए, बागेश्री में गंधार शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर कौन सा राग बनेगा? तो रागेश्री। ठीक है जी, रागेश्री राग बनेगा। इसका डिटेल देखिए, सितार का फर्स्ट तार जो है मध्यम से मिलाया जाता है, इस बात को याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 विभाग होता है। 1, 5 और 13 पर ताली होता है, 9वीं पर खाली होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बागेश्री में गंधार शुद्ध और पंचम को वर्जित करने पर रागेश्री राग प्राप्त होता है। ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया के पास निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के पास अमीर खुसरो का मज़ार बनाई गई है। ठीक है जी। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के
इंडो फारसी सूफी गायक व कवि विद्वान संगीतकार थे। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की संज्ञा दी जाती है। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का पिता के साथ साथ कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, जिन तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कूटतान कहते हैं। कूटतान मतलब स्वर क्रम के अनुसार नहीं होंगे, उसको कूटतान कहा जाता है। तो आप देखिए, तान शास्त्रीय संगीत में गीत की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़िए। तान के प्रकारों में शुद्ध तान, तान के प्रकारों में शुद्ध तान, मिश्रित तान, कूट तान, खटके की तान, झटके की तान, वक्र तान, अचरक तान, सरोक तान, लडंत तान, सपाट तान, गिरकारी तान, जबड़े की तान, हलक तान, पलट तान, बोल तान, अलाप आदि शामिल होते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रागांग राग पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा रागांग राग नहीं है? तो इसका देखिए, रागांग से तात्पर्य उस स्वर समूह से है जिन स्वर समूह की स्वतंत्र छवि बनती है। ठीक है। रागांग वर्गीकरण पद्धति स्वर साम्य की अपेक्षा स्वरूप साम्य पर आधारित होती है। रागांग राग वह होते हैं जिनमें ग्राम रागों की छाया होती है। रागांग राग, इसको जूम करिए थोड़ा सा, 30 प्रकार के होते हैं। रागांग राग जो होता है 30 प्रकार के होते हैं, और जिसमें शामिल है तोड़ी, भैरव, भैरवी, दरबारी, कान्हड़ा, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, मारवा, सारंग, बागेश्वरी, हिंडोल, मल्हार, भूपाली, बिहाग, राग दुर्गा, कामोद, भटियार, सोरठ, केदार, पिल्लू, श्री राग, भीमपलासी राग, विभास राग, ललित राग, पूर्वी राग, असावरी राग, मारवा राग, नट राग और शंकरा। ठीक है जी। ये सभी 30 राग होते हैं। ठीक है जी। तो जिस तान में स्वर क्रमोत नहीं होते हैं उसको कूटतान कहा जाता है। देखिए, गज झंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होती हैं, 9वीं पर खाली होता है, 1, 5, 13 पर ताली होता है। गज झंपा पखावज विशेष ताल है। ठीक है जी। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसको क्वेश्चन पढ़िए और इसका उत्तर जो है, तिलवाड़ा ताल में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है, 4 विभाग होते हैं। इसमें पहली 5वीं 13वीं मात्राओं पर ताली और 9वीं पर खाली होता है। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग गायन में किया जाता है। यह यह ताल ख्याल गायन के साथ बहुधा बजाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग भूपाली का वादी स्वर और संवादी स्वर क्या है? तो आपको वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर धैवत है। ठीक है जी। भूपालगढ़ इसका। देखिए, राग भूपाली को कर्नाटक संगीत में राग मोहन के नाम से जाना जाता है। राग भूपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गजझंपा ताल में आप जानते हैं 15 मात्राएं होती हैं। 1, 5, 13 पर ताली होती है और गजझंपा ताल पखावज की ताल है और 9वीं पर इसकी खाली होती है। ठीक है जी। गजझंपा ताल में हवेली संगीत गायकों को अधिकतर ध्रुपद इत्यादि द्वारा प्रयोग किया जाता था, ध्रुपद गायन में। ठीक है जी। गजझंपा ताल। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें लिखा है, मध्यग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? मध्यग्राम में पंचम जो है 16वीं श्रुति पर रहता है। मध्यमग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर रहता है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत वह छोटे छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं तथा जिसे पूर्णतः समझा जा सकता है उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुतियों की संख्या 22 है, आप जानते हैं। और देखिए, मध्यग्राम में सातों स्वर क्रमशः 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2। ठीक है जी। श्रुत्यांतर पर स्थित होते हैं। ग्राम स्वरों की एक ऐसा समूह है जिससे मूर्छना की रचना की जाती है। ठीक है जी। तो इसको डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा स्वर अर्ध दर्शक के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं मध्यम को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। देखिए, शास्त्रीय संगीत के गायन अवधि में मध्यम स्वर का अपना एक विशेष महत्व है। अर्धदर्शक स्वर के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि राग दिन के समय गाया जाने वाला है या रात्रि के समय। ठीक है जी। तो यह मध्यम स्वर ही अर्धदर्शक स्वर का काम करता है। मध्यम ग्राम के श्रुत्यांतर है 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2। ठीक है जी।
जिन रागों में मध्यम शुद्ध होते हैं वे दिन में गाए जाते हैं, तथा जिनमें मध्यम तीव्र होते हैं वो रात्रि के समय गाए जाते हैं। ठीक है जी। वादी संवादी के वादी स्वर और संवादी स्वर के मध्य 4 से लेकर 5 स्वर की दूरी होती है, अर्थात 9 से लेकर 13। यदि किसी राग का वादी स्वर रे है तो संवादी स्वर धैवत होगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, वादी तथा संवादी श्रुत्यांतर अंतराल होता है। देखिए 9 और 13 का। ठीक है जी। वादी स्वर और संवादी स्वर के मध्य 9 और 13 का श्रुत्यांतर होता है। वादी और संवादी स्वर में 4 से लेकर 5 स्वरों की दूरी होती है। अगर किसी राग का वादी स्वर रे तो संवादी स्वर धैवत होगा या निषाद होगा। वादी स्वर किसी स्वर के सबसे मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं। राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर ज़्यादा देर तक ठहरा जाता है वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को जीव स्वर भी कहा जाता है या राग का राजा स्वर कहा जाता है। स्वर संवादी ऐसे स्वर जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक बार प्रयोग होते हैं संवादी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें होती हैं? तो 7 तालें होती हैं मुख्यतः, और 7 तालों के नाम है अंतः ताल, ध्रुव ताल, एक ताल, झंप ताल और मत्या ताल, रूपक ताल और त्रिपुटा ताल। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है आप कथक नृत्य से। ठीक है जी। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। लखनऊ के कलिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है जी। तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों से मिलाया जाता है। तो तानपुरा को पंचम, मध्य षडज, तार षडज और मध्य षडज से मिलाया जाता है। ठीक है जी। तानपुरा को तंबूरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग गायन वादन के साथ स्वर देने में किया जाता है। तानपुरा के 4 तार, पंचम षडज और तार षडज और मध्यम षडज स्वरों से मिलाया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी तंत्रवाद को चौकी अथवा घुड़च पर क्या होती है? किसी तंत्रवाद की चौकी अथवा घुड़च पर क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवारी। चौकी अथवा घुड़च पर जवारी होती है। ठीक है जी। कर्नाटक संगीत में मुख्यतः 7 ताल है, आप जानते हैं, बता दिया गया ऊपर। इसमें और देखिए, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित होता है? तो आपको जो है 17वीं पर। ठीक है जी। 17वीं पर होता है। आप देखिए षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित होता है। षडज ग्राम में सप्तक के 7 स्वर 22 श्रुतियों पर स्थापित होते हैं। 7 चौथी श्रुति पर। इसको देखिए, चौथी पर सा होता है, उसके बाद 7वीं पर ऋषभ होता है, 9वीं पर गंधार होता है और आपको 13वीं पर मध्यम होता है और 17वीं पर पंचम होता है और आपको 20वीं पर धैवत होता है। ठीक है जी। और 22वीं पर निषाद होता है। ठीक है। इस चार्ट को आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें समझ में आएगा। अब देख लीजिए 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल लिख रहा है, राग दरबारी कान्हड़ा किस थाट के अंतर्गत माना गया है? तो असावरी थाट से उत्पन्न है राग दरबारी कान्हड़ा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें इसको पढ़ लीजिए डिटेल। जमजमा किस पर बजाया जाता है? तो जमजमा आपको सितार पर बजाया जाता है। जमजमा सितार पर बजाया जाता है। इसको डिटेल आप पढ़िए, डिटेल पढ़ लीजिए। राग में कौन से 2 स्वर, देखिए राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते? तो राग में जो है मध्यम और पंचम को एक साथ वर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है? हिजाज भैरव, हिजाज भैरव के नाम से किस राग को जानते हैं? तो ये हो जाएगा राग नट भैरव।
राग नट भैरव को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ बिंदादेन घराने से है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, असावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। चलिए इसका पढ़ते हैं। असावरी राग में आपको गंधार, धैवत और निषाद ये कोमल लगते हैं। ठीक है जी। देखिए, वादी स्वर दैवत है और संवादी स्वर गंधार है राग असावरी का। आरोह में गंधार और निषाद का प्रयोग वर्जित है, मतलब आरोह में 5 लगते हैं स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, मतलब इसकी जाति है आडव संपूर्ण। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 39 नंबर, राग थाट पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? तो 10 आश्रय राग, जितने थाट होंगे उतने आश्रय राग होंगे। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए, आप इसको पोस्ट करके लिख सकते हैं। देखिए ये सब स्वर है, थाटों के 10 थाट हैं इसमें। अगला प्रश्न के लिए 40 नंबर, उठान किस घराने की विशेषता है? तो उठान जो है बनारस घराने की विशेषता है। पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से है? तो पंडित कंठे महाराज जो है तबला वादक थे। ठीक है जी। इन्हें पद्म श्री पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कंठे महाराज, इनका जन्म 1923 में बनारस में हुआ था। ठीक है जी। किस थाट में कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध का प्रयोग किया जाता है? देखिए, राग तोड़ी में कोमल रे, कोमल गंधार, कोमल धैवत और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तोड़ी थाट के स्वर आप जानते हैं, षडज और ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र और पंचम धैवत कोमल लगता है और निषाद। ये है तोड़ी थाट के स्वर। इसका देखिए, रजाखानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? तो दार दार दा। ठीक है जी, दार दार दा। ठीक है जी, रजाखानी गत में ये बोल होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से अचल स्वर के नाम से कौन जानते हैं? किसको जाना जाता है? तो अचल स्वर के रूप में आपको षडज और पंचम को जाना जाता है। इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, हारमोनियम एक है, सुशीरवाद है, हवा से बजता है, सुशीरवाद हो जाएगा। और ये औनद बाद में तबला आता है, घन बाद में आपको जो है घंटी आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, करतार हो जाएगा, घुंघरू हो जाएगा। तत् बाद में आपको सितार, बीड़ा, तानपुरा जो तार से बने होते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ठीक है जी, पढ़ लीजिए इसको। किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहा जाता है? तो आवर्तन कहा जाता है। किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को आवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, कर्नाटकी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं। शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? कनकांगी। क्या कहते हैं जी? कनकांगी, कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 14 मात्रा का ताल कौन है? तो 14 मात्रा का ताल आपको मिलेगा धमार ताल। ठीक है जी। 3 ताल में 16 मात्रा होता है। ठीक है जी। और आप देखिए, धमार ताल में 14 मात्रा होती हैं। 4 विभाग होता है, 5, 2, 3, 4 मात्राओं का 4 विभाग होता है। पहली, छठवीं और 11वीं पर ताली होता है, 8वीं पर खाली होता है। ठीक है जी। इसका बोल क्या होता है धमार का? कधीट धीट धा आ, गतिट तिट ता आ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें मिलेगा आपको, प्रथम श्रुति का नाम क्या है? तो प्रथम श्रुति का नाम आपको तीव्रा है। ठीक है जी। श्रुति आप जानते हैं कितना है? श्रुति, प्रथम श्रुति का नाम तीव्रा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वह छोटे से छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे या उसको समझा जा सके, उसको श्रुति कहते हैं। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथ में श्रुति की परिभाषा श्रयेत श्रुति दी गई है। देखिए, श्रुतियों की संख्या 22 है और 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है और 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार है। देख लीजिए, 22 श्रुतियों के नाम हम आपको सुना रहे हैं। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्णिका, प्रसारणी, प्रीति,
मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छेविनी। तो ये 22 श्रुति है। ठीक है जी। नारायण मोरेश्वर खरे शिष्य थे किनके? नारायण मोरेश्वर शिष्य थे किनके? तो पंडित विष्णु पलुस्कर जी के, पंडित विष्णु पलुस्कर के। ठीक है जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। ठीक है। अगला प्रश्न, नारायण मोरेश्वर खरे प्रख्यात शास्त्रीय गायकों में एक थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? तो उस्ताद अहमद जान थिरकुआ ये मैहर घराने से नहीं थे। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी इसमें देसी संगीतों का संकलन है। मतंग मुनि इसके रचनाकार हैं। ठीक है जी। चतुसारणा पद्धति के कितने सोपान हैं? तो 4 सोपान है इसके। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग प ध नि प प म ग ग म रे सा स्वर संगति किस राग से संबंधित है? तो ये अलहया बिलावल से संबंधित है। ठीक है जी। इसकी जाति है साडव संपूर्ण है। आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ठीक है जी। आपको आरोह में मध्यम को वर्जित किया जाता है और इसका वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर आपका गंधार है। ठीक है जी, अलहया बिलावल का। धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो धमार ताल में 4 विभाग होते हैं। पहली विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्रा होता है। ठीक है। धमार ताल के 4 विभाग होते हैं। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है जी। आप अगला प्रश्न देख लीजिए, प रे ग रे नी ध नी रे सा स्वर समूह किस राग से है? तो यह जो है आपको राग यमन से है। ठीक है जी, राग यमन से संबंधित है। अब देखिए, इससे कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है राग को और यह कल्याण थाट का आश्रय राग है। इसका स्वर समूह देख लीजिए, अचल स्वर कितने हैं? अचल स्वर 2 है, सा और पा। ठीक है जी। षडज और पंचम को अचल स्वर कहते हैं, षडज और पंचम को। ठीक है जी। अगला, तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग खमाज की जाति क्या है? तो राग खमाज की जाति आप जानते हैं साडव संपूर्ण है। आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। आरोह में ऋषभ को वर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। इसकी जाति साडव संपूर्ण हो गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाटों में से एक है। ठीक है जी। षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं? षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं? तो 7 मूर्छनाएं होती हैं। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। वादी संवादी स्वरों का वह समूह ग्राम है जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान हो, जो मूर्छना तान, वर्ण, क्रम, अलंकार आदि का आश्रय हो। सामान्यतः ग्राम 3 माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहा जाता है। तो इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, उदात, अनुदात और स्वरित के लिए कौन सा क्रम सही है? तो ये हो जाएगा, उदात मतलब ऊंचा, अनुदात मतलब नीचा और स्वरित मतलब मध्यम। ठीक है जी, ये पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अलंघन किसका प्रकार है? तो बहुत्य का। ठीक है जी, बहुत्व का प्रकार है अलंघन। देखिए इसको पढ़ लीजिए। संगीत रत्नाकर के अनुसार अल्पत्व के 2 प्रकार हैं, लंघज अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व, जबकि बहुत्व के भी 2 प्रकार हैं, अलंघन बहुत्व और अभ्यास बहुत्व। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित थे? तो पंडित किशन महाराज किससे संबंधित हैं? तो तबला से। ठीक है जी, तबला वाद्य से संबंधित है। इनका जन्म 3 सितंबर 1923 को हुआ था। 1973 में पद्मश्री और 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार, 1986 में उस्ताद डनायत अली खां पुरस्कार तथा 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है जी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? कम से कम 5 स्वर लगेंगे। तो इसको पढ़ लीजिए आप, कम से कम 5 स्वर लगेंगे, अधिक से अधिक 7 स्वर। ठीक है जी।
ग ध नि कोमल युक्त थाट कौन सा है? तो आप देखिए कागनी, कागनी में गंधार और निषाद लगता है, लेकिन ग ध नि तीनों है, तो तीनों आपका असावरी में, असावरी थाट में तीनों कोमल होते हैं, ठीक है जी। और असावरी राग जो होता है, असावरी वियोग श्रृंगार की रागनी है और इसका गायन समय दिन का दूसरा पहर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन से राग का स्वर समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूपाली और राग देशकार, इनके स्वर समान होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं डिटेल इसका। राग भूपाली और राग देशकार का स्वर समान है। राग देशकार दिन का प्रथम पहर में गाया जाता है। इस राग में मध्यम और निषाद वर्जित होता है। भूपाली राग में भी मध्यम और निषाद वर्जित होता है और भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है, जबकि देशकार उत्तरांग प्रधान राग है। भूपाली कल्याण थाट का राग है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है? तो राग देश पर आधारित है। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। चंचल प्रकृति का राग है। राग की जाति आडव संपूर्ण है और गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर माने गए हैं? तो आपको 5 विकृत स्वर माने गए हैं, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद, ठीक है जी। श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? तो श्रुतियों की संख्या 22 होती है, आप जानते हैं, ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा जा चुका है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक में कैसा चिन्ह लगाया जाता है? तो तीसरा देख लीजिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में तार सप्तक के स्वर लिपि को ऊपर इन्वर्टेड कमा देकर संबोधित कर दिया जाता है, ठीक है जी। इस तरह से मान लीजिए मैं षडज लिखा हूँ, तो इसको तार में बनाना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कमा दे देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न के लिए, प्रातःकालीन राग कौन कौन है? तो जौनपुरी राग जो है प्रातःकालीन गाया जाता है और प्रातःकालीन राग है। जौनपुरी राग दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। यह राग उत्तरांग प्रधान राग है। यह असावरी थाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति साडव संपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह तबले पर नहीं बजता है। कौन सा इसमें तबले पर नहीं बजता है? तो गमक, गमक तबले पर नहीं बजता है, ठीक है जी। गमक तबले पर नहीं बजता। स्वरों का ऐसा शक्तिपूर्ण कंपन सुनने वाले के चित्त प्रसन्न कर दे, गमक कहलाता है। और संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। ये गमक हैं। गमक 15 प्रकार के कौन कौन है? तो तिरिप गमन, स्फुरित गमक, देखिए तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलन, आंदोलन बलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुमफित, मुद्रित, जामित तथा मिश्रित, ठीक है जी, मिश्रित गमक। अगला प्रश्न देख लीजिए, मस्जिद खानी गत किस लय में बजाई जाती है? तो मस्जिद खानी लत जो है आपका विलंबित लय में बजाई जाती है और राजा खानी गत को द्रुत लय में बजाई जाती है, ठीक है जी। अगला इसको पढ़ लीजिएगा, मस्जिद खानी गत का आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मस्जिद खान ने किया था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको हम पढ़े हैं ऊपर भी, घुंघरू किस वर्ग का बाद है? तो घुंघरू आपको घन हो जाएगा, ठीक है जी। ये चूंकि धातु से बना होता है। औनद में तबला आएगा, सुशिर में बांसुरी हारमोनिया आ जाएगा, तत् में आपको सितार आ जाएगा, बीड़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न के लिए, निम्न में से कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंग को दर्शाता है? तो इसका रे ग रेसा, ठीक है जी। ये इसका डिटेल पढ़ लीजिए। आपको मियाँ की तोड़ी राग की रचना तानसेन ने किया था, ठीक है जी, आप इसको पढ़िए। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग में आविर्भाव का क्या अभिप्राय है? आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब राग की पुनः स्थापना, मतलब आप किसी दूसरे राग में गाने लगे और फिर पुनः अपने राग में वापस आ जाएगा, उसको उसको आविर्भाव बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए, राग में आविर्भाव से तात्पर्य है राग की पुनः स्थापना। राग के मार्मिक स्वर पुनः लगाकर राग का आविर्भाव किया जाता है, जिससे राग रूप स्पष्ट रूप से आ जाए, आविर्भाव कहलाता है। जबकि किसी भी राग के स्वर को ऐसे क्रम में लगाना जिससे किसी दूसरे राग की छाया दृष्टिगोचर होती है, उसको तिरोभाव कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने किया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलुस्कर जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 1901 में स्थापित किए थे। 1915 में मुंबई में संगीत स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर क्या है? तो मूलभूत स्वर आप जानते हैं षडज है, मूलभूत स्वर षडज है। इसको डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग असावरी का वादी स्वर क्या है? राग असावरी का वादी स्वर क्या है? तो धैवत है। ठीक है जी, भारतीय संगीत में प्राचीन राग है। इस राग का थाट असावरी है और वादी स्वर धैवत है। इस राग का संवादी स्वर गंधार है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है? तो बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना आपको बेतिया घराना मिलेगा। ठीक है जी, अब देखिए, प्रसिद्ध विकल्पों में बेतिया घराना बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। इसको पढ़ लीजिए डिटेल। और इस घराने के प्रसिद्ध गायक थे इंद्र किशोर मिश्र। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, यह घराना केवल परिवार के भीतरी प्रशिक्षित लोगों को ज्ञात कुछ अनोखी तकनीकों वाली नौहर और खंडार बाणी शैलियों का प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? तो कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। इस राग को यमन अथवा राग ईमन कहा जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, नाल गज झंपा, ताल गज झंपा, ताल गज झंपा में कितनी मात्राएं होती हैं? सॉरी, कितनी ताली होती हैं? तो 3 ताली होती है। देखिए 3 ताली होती है इसमें, 1, 5 और 12वीं पर ताली होता है, 9वीं पर खाली होता है। ठीक है जी, मृदंग पर बजता है, इसमें 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं इसमें। देखिए ध्रुपद अंग की गायन शैली इस राग के साथ किया जाता है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राग में निषाद स्वर केवल एक रूप में प्रयोग होता है? तो राग सोहनी में। इसका डिटेल पढ़ लीजिए, इसका डिटेल पढ़िए। अगला प्रश्न, ताल गज झंपा में 15 मात्राएं होती है, 4 विभाग होता है, यह ध्रुपद गायन शैली में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, द्वादश स्वर मूर्छना, द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा मतंग ने। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़िए, इसका डिटेल पढ़िए। लोगों द्वारा गाए बजाए जाने वाले रागों को मतंग मुनि ने देसी राग कहा। ठीक है जी, देसी रागों के नियमों को समझाने हेतु बृहदेशी ग्रंथ की रचना की गई। देखिए आडव जाति में कितने स्वर होते हैं? तो आडव जाति में 5 होते हैं। ठीक है जी, और साडव में 6 होते हैं, संपूर्ण में 7 होते हैं। संपूर्ण जाति में 7 होते हैं, साडव में 6 होते हैं और आडव में 5। पूर्वांग प्रधान राग इसमें कौन सा है? तो भूपाली राग पूर्वांग प्रधान राग है। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, जय जयवंती किस श्रेणी का राग है? जय जयवंती राग जो है आपको जो है परमेल परवेशक राग है। एक जो है दिन से रात में प्रवेश करना या रात से दिन में प्रवेश करना, वैसे राग को परमेल परवेशक राग कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा राग जय जयवंती? इसका वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम और थाट इसका खमाज है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, यह राग 2 थाटों के बीच का राग होता है, इसलिए इसका गायन समय दूसरे थाटों के रागों से ठीक पहले होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 ताल की 9वीं मात्रा पर क्या, 9वीं मात्रा को क्या कहते हैं? तो 3 ताल के 9वीं मात्रा पर आपका खाली होता है। ठीक है जी, 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होती हैं। देखिए 4 मात्राओं का 4 विभाग 16 मात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडो जाति का राग नहीं है? तो नहीं है तो आपको देखना है इसमें आपको खमाज, राग खमाज। देखिए भूपाली, कलावती और दुर्गा ऑडो जाति का राग है, जबकि खमाज साडो संपूर्ण जाति का राग है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें डिटेल इसका पढ़ लीजिए। सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? विलंबित गत को आप क्या कहेंगे? तो मसीद खानी गत। ठीक है जी, मसीद खानी गत। तो सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में आपको 7 तार मिलेंगे। अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था इसका। देखिए राग भूपाली किस थाट का राग है? तो राग भूपाली जो है कल्याण थाट का राग है। इसका पढ़िए डिटेल इसका पढ़िए। राग
थाट इसका कल्याण है, जाति इसका आडव, जाति इसकी आडव है। देखिए वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर दैवत है, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि गाया जाता है। कर्नाटक संगीत में इसे मोहन राग कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वैदिक कालीन स्वरों में उदात का अर्थ क्या होता है? तो उदात का अर्थ होता है स्वर की ऊंची अवस्था। ठीक है जी। और अनुदात का मतलब नीची अवस्था, और स्वरित का मतलब मध्यम अवस्था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए डिटेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, थाट कल्याण से उत्पन्न राग इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा केदार। केदार उसका वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है, और इसका पढ़ लीजिए। तथा इसे रात्रि का पहला पहर में गाते हैं। ठीक है जी। इसकी जाति आडव साडव है, आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ब्रह्मताल में 28 मात्राएं होती हैं, और इसमें 14 विभाग होता है, एक विभाग में 2 मात्रा। ठीक है जी। इसमें 3, 9, 17, 27 पर खाली, और इसमें 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 मात्रा पर ताली होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोमल गंधार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उद्गाता किस गान से संबंधित है? उद्गाता जो है किस गान से संबंधित है? तो सामगान से। सामगान को पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते थे। देखिए सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। ठीक है जी। राग दरबारी का वादन समय क्या है? तो राग दरबारी का वादन समय आपको मध्य रात्रि होता है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। राग दरबारी की थाट असावरी है, और ग ध नी स्वर सदैव कोमल लगते हैं। इसकी जाति वक्र संपूर्ण है, मतलब आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लगते हैं। वादी स्वर ऋषभ, संवादी स्वर पंचम है। राग भीमपलासी का वादी व संवादी स्वर बताइए। तो वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। इसमें जो है इसका जाति है आडव संपूर्ण। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। आरोह में ऋषभ और धैवत का प्रयोग नहीं किया जाता है। गण ई स्वर कोमल लगते हैं। इसमें गाने का समय इसका है दिन का तीसरा पहर। ठीक है जी। सारे ग प ध सा का संबंध किससे है? तो राग भूपाली से संबंध है इस स्वर का। इसको पढ़ लीजिए। देखिए भूपाली से है। मद्र और मद्र सप्तक के प्रतः हिस्से में होती है। ठीक है। इस राग का थाट कल्याण है भूपाली का, और वर्जित स्वर म और नी है। ठीक है जी। जाति इसका अडव अडव है। आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वर लगते हैं। मध्यम और निषाद वर्जित होता है। देखिए तिटकत गदिगन किस ताल से संबंधित है? तो तिटकत गदिगन आपको जो है, तिटकत गदिगन 4 ताल, तिबरा ताल और सूल ताल से संबंधित है। ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। तिबरा ताल और सूल ताल, इसका डिटेल पढ़िए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 ताल का भी डिटेल पढ़िए आप। 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती हैं, 2-2 मात्रा होती हैं 6 विभाग में। एक विभाग में 2-2 मात्राएं। पंडित बलराम पाठक किस बाद के वादक थे? तो सितार वादक थे बलराम पाठक। सितार वादक बलराम पाठक का जन्म 5 नवंबर 1926 में बलिया में हुआ था। 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 15 फरवरी 1991 में नई दिल्ली में निधन हो गया इनका। अगला प्रश्न देख लीजिए, भरत ने कितने ग्राम माने? तो 2 ग्राम माने हैं। देखिए नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है, जिसमें ग्राम की संख्या 2 मानी गई है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। इस ग्रंथ के अध्याय 28 से लेकर 36 तक संगीत का वर्णन किया गया है इस अध्यायों में। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें इसका डिटेल पढ़ लीजिए। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं 15 मात्राएं होती हैं। इसको पढ़ लीजिए डिटेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 107 है, कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशी कान्हड़ा। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है? तो आप देखिए इसमें राग बिहाग में गंधार और निषाद महत्वपूर्ण स्वर है, और यह जो बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, इसमें आरोह में रे और ध वर्जित होता है,
औरों में सातों स्वर लगते हैं तो इसकी जाति आडव संपूर्ण हो जाएगी। और इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर इसका गंधार है और संवादी स्वर इसका निषाद है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है राग मालकोस का वादी संवादी स्वर बताइए। तो आपको वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। ठीक है जी। इसका जो है गायन समय राग मालकोस का रात्रि का तीसरा पहर है। इसकी जाति जो है आडव आडव है और इस राग में रे और प को वर्जित किया जाता है, ऋषभ और पंचम को। अब देखिए भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है जी। राग मालकोस 110 नंबर सवाल है मिजराब का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है। तो सितार बजाने के लिए दाहिने हाथ में मिजराब का प्रयोग करके सितार का वादन करते हैं। इसको पढ़ लीजिए। पंडित रवि शंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है। तो रजाखानी गत आपको 3 ताल में बजाना होता है। इसको डिटेल पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं, अष्टक में 8 स्वर होते हैं। तो इसका 4 हो गया। आप जानते हैं 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। राग ललित किस थाट से उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपका मारवा थाट से। ठीक है जी। तो इसमें ऋषभ कोमल और देखिए ललित मारवा थाट से उत्पन्न होता है। गायन वादन इसका समय रात्रि का अंतिम पहर है। इसकी जाति साडो साडो है। वादी स्वर इसका मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। ठीक है जी। गंभीर प्रकृति का राग है। ठीक है जी। ललित राग। 114 नंबर प्रश्न है प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ कौन है। तो देखिए इसमें पंडित रविशंकर को 1999 में मिला और MS सुब्बालक्ष्मी को 1998 में, भीमसेन जोशी जी को 2008 में। तो इसका सबसे पहले 1998 में मिला है किनको, MS सुब्बालक्ष्मी को। बाकी सब डिटेल इसका पढ़िए, डिटेल पढ़िए इसका। अगला प्रश्न देखिए सारणा प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है। तो 2 वीणाओं का प्रयोग किया है। इसका डिटेल आप पढ़िए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आप जानते हैं भरत मुनि हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता। ठीक है जी। नाटक के कुल 15 प्रकारों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है जी। इस ग्रंथ में अभिनय के 4 पहलुओं को बताया गया है। कौन कौन पहलू है। अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। देखिए सदारंग और अदारंग किनके दरबारी गायक थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के आप जानते हैं। इसको डिटेल पढ़ लीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम को सदारंग और अदारंग अपने रचनाओं में प्रयोग करते थे, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला खुश होते थे। गजचंपा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो आप जानते हैं सिर्फ 4 विभाग होता है। 1, 5, 12 पर ताली होता है, 9वीं पर खाली होता है। ठीक है जी। 4 विभाग होता है इसमें और 15 मात्राएं होती है इसमें। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए ग म ध प ग म रे सा। ठीक है जी। स्वर समूह किस राग से है। तो किस राग से है जी आप। तो भैरव राग से है। इसका जो है भैरव थाट से उत्पन्न होता है। जाति इसका संपूर्ण समूढ़ है। इसका वादी दैवत और संवादी ऋषभ होता है। प्रातः काल में गाते हैं इसको। तबला किस वर्ग में आता है। तो औनद वर्ग में आता है। तबला औनद बाद है। ठीक है जी। और सुशिर हवा से बजने वाला, घन जो है मेटल से बना होता है, तत्त जो है तार से बना होना, और एक तंतुवाद भी होता है। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। आप जो है अभी कुछ और प्रश्न देख लीजिए। 121 नंबर प्रश्न है इसमें उत्तर भारत में संगीत में कितने थाट होते हैं। तो 10 थाट। अब देखिए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो प्रणव भारती। इसको डिटेल पढ़ लीजिए। संगीतांजलि भी लिखे हैं। सारंगी किस वर्ग का वाद्य है। तो तत्त है। ठीक है जी। इधर देख लीजिए। इधर प्रश्न है नाद की तारता किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पर। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें है लिखा है राग मधुवंती में ऋषभ और धैवत कोमल करने पर किस राग की स्वरावली प्राप्त होती है। तो मुल्तानी राग की। ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। मुल्तानी राग की जाति है आपको आडव संपूर्ण है। तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है और इसका संवादी स्वर है षडज और वादी स्वर है पंचम। दिन के चतुर्थ पहर में गाते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा है राग मधुवंती में ऋषभ और धैवत को कोमल करने से मुल्तानी प्राप्त होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें अगला प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स को देखिए। इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ बनाया है। राग ललित
मारवा थाट से उत्पन्न होता है। जाति इसकी साडो साडो है और बादी स्वर मध्यम संवादी स्वर षडज उत्तरांग प्रधान राग है। ठीक है जी, तो इसको आप डिटेल देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।